आज का जो हमारा लेक्चर है वो लीनियर रिग्रेशन पर है। हम लीनियर रिग्रेशन विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखेंगे। हम लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, उसको फिर न्यूमेरिकल में आप कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम चेक करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन है क्या। लीनियर रिग्रेशन इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट to which there is a linear relationship between a dependent variable and one or more independent variable. बेसिकली आपका जो लीनियर रिग्रेशन है वो क्या है कि आपने चेक करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन एक होते हैं और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल्स में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास वो होता है जो किसी पे डिपेंड, जैसे नाम नेम से आपको ज़्यादा किसी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट होता है। जैसे आपके मार्क्स हैं, और आपके मार्क्स किस किस चीज़ों पे अफेक्ट, उस पर क्या क्या चीज़ अफेक्ट होती है। जैसे आपके स्टडी आवर्स हो गए, आपके लेक्चर्स हो गए, ये चीज़ें आपके मार्क्स पे आपके जो है उस पर डिपेंड करते हैं। आपके मार्क्स तभी आएंगे आपके स्टडी आवर्स से आप कितना टाइम देते हैं, आपके लेक्चर्स आप किस तरह से लेक्चर्स को पढ़ते हैं, आप जो नोट्स के लिए आप किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह से मेहनत करते हैं। तो इसमें आपके पास जो है यानी कि आपके जो मार्क्स या जीपीए जो डिपेंड कर रहा है किस पे चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, स्टडी आवर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें मार्क्स आपका जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो आपके स्टडी आवर्स होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मार्क्स जो है आपके वो डायरेक्टली डिपेंड हो रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्टडी आवर्स पे। स्टडी आवर्स डिपेंड नहीं कर रहा मार्क्स पे, मार्क्स जो है वो डिपेंड कर रहा है स्टडी आवर्स पे। जैसे अगर आपका वेट, हम वेट ले लें, वेट आपका लिए तो वेट आपका क्या फूड पे, आपकी एक्सरसाइज, फूड एक्सरसाइज आपकी जो डेली रूटीन में जो आता है, तो आपका जो वेट है वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी वेट होगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे आपका फूड और एक्सरसाइज। ये फूड एंड एक्सरसाइज का क्या अफेक्ट हो रहा है आपके वेट पे। तो जिस चीज का अफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट है बेसिकली, जिस चीज का अफेक्ट आपके दूसरे वेरिएबल पे होता है, जिस वेरिएबल पे अफेक्ट हो रहा है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास लीनियर रिग्रेशन भी होता है, मल्टीपल रिग्रेशन भी होता है। तो हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन मीन्स कि आपका लीनियर रिलेशनशिप जो है बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम चेक करेंगे। अब हमारे पास आती है assumptions ऑफ लीनियर रिग्रेशन, कि हमारे पास assumptions क्या है लीनियर रिग्रेशन। assumptions associated with the linear regression model, कौन कौन सी assumption है, linearity, homoscedasticity, independence। अब linearity क्या है, linearity means कि जो relationship होगा आपका x और y के दरमियान वो लीनियर होना चाहिए आपका रिलेशनशिप। होमोसिकासिटी क्या होती है, इसका मतलब होता है कि सेम वेरिएंस होना चाहिए। आपके जो है assumption होमोसिकासिटी की assumption जो है इसका मतलब सेम वेरिएंस। आपका वो इंडिपेंडेंस की ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि अब एक ऑब्जर्वेशन जो हैं आपके पास जो वैल्यूज आ रही हो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उनका अफेक्ट ना हो। अब हम देख लेते हैं हमारे पास इसकी इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं। लीनियर रिग्रेशन लाइन जो आपके पास है हैज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जबकि इसमें x क्या है आपके पास, x आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं।
जबकि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y की वैल्यू आपको कैसे आएगी, जब आप a प्लस बी एक्स को सॉल्व आउट करेंगे तो तभी आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में जो शेड की हुई है इसमें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में जो शेडेड है, इसमें आपके पास क्या है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या आप इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कह सकते हैं, और इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब b क्या है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज b आपकी क्या है, स्लोप है, a आपके पास इंटरसेप्ट है। अगर आपके पास x की वैल्यू 0 होगी तो फिर आपका जो y है वो इक्वल्स टू इंटरसेप्ट रह जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू a हो जाएगा। और कब होगा y इज इक्वल टू a, जब आपके पास x की वैल्यू 0 होगी। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम प्रिडिक्ट करते हैं, वी प्रिडिक्ट स्कोर्स ऑन वन वेरिएबल फ्रॉम द स्कोर्स ऑन अ सेकंड वेरिएबल। द वेरिएबल वी आर प्रिडिक्टिंग इज कॉल्ड क्राइटेरियन वेरिएबल। आपको जो y डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको क्राइटेरियन वेरिएबल भी कहते हैं। The variable we are being basing our prediction on is called the predictor variable। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी बेस पे हम y को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी x, इस इक्वेशन में x की बेस पे हम y को प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, तो x हमारे पास क्या होगा, प्रिडिक्टर वेरिएबल। when there is only one predictor variable, जब आपके पास सिर्फ एक प्रिडिक्टर वेरिएबल होगा यानी कि सिर्फ x होगा, तो प्रिडिक्शन मेथड इज कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन। तो आप कहेंगे ये हमारे पास सिंपल रिग्रेशन। अब जब मल्टीपल होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके डिपेंडेंट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें काफी सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे, यानी कि एक क्वेश्चन आपकी बन जाती है a प्लस बी एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस बी एक्स थ्री प्लस बी एक्स फोर। अगर लेट्स सपोज 4 वेरिएबल्स कर मल्टीपल रिग्रेशन, तो आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो रहे होते। इसमें जब आपके पास लीनियर रिग्रेशन होगा, सिंपल सिंपल रिग्रेशन भी आप इसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन को, तो जब आपके पास सिंपल रिग्रेशन होगा तो आपके पास सिर्फ एक प्रिडिक्टर वेरिएबल होगा जिसकी बेस पे आप y यानी कि क्राइटेरियन वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप कहते हैं उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास आता है द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन में। लीनियर रिग्रेशन फाइंड्स द स्ट्रेट लाइन called the least square regression line। जो लीनियर रिग्रेशन स्ट्रेट लाइन फाइंड करती है उसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। Suppose y is a dependent variable and x is an independent variable। ये जनरल नेम है, बाकी जितना क्राइटेरियन वेरिएबल भी नेम है इसका, प्रिडिक्टर वेरिएबल है, इस तरह के नेम्स है, लेकिन जो जनरल जो ज्यादातर यूज होते हैं वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नेम से यूज होता है। ठीक है, तो y आपका जो इस इक्वेशन, जब आपके पास ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अगर इस तरह से इक्वेशन लिखी हो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो आपके पास y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, b आपकी स्लोप है और a आपका इंटरसेप्ट है। और y इज इक्वल टू a आपका कब होता है, जब आपकी x की वैल्यू 0 होगी। Suppose y is a dependent variable and x is an independent variable। आपका y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन जो होगी, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या होगी, ये होगी y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, where बी नॉट इज अ कांस्टेंट, बी वन इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट, x is the value of independent variable, y is the value of dependent variable। ये कब केस होगा, जब आपके पास पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है। लेकिन हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम तो सैंपल सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हम पॉपुलेशन ही हम सैंपल रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
जब हम सैंपल रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करेंगे, गिवन अ रैंडम सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द पॉपुलेशन रेगुलर लाइन इज एस्टिमेटेड बाय, यानी कि जब आप सैंपल अब रैंडम सैंपल फाइंड आउट ड्रॉ करेंगे पॉपुलेशन से, तो आपकी जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन होगी वो क्या बन जाएगी, y hat is equal to b नॉट प्लस b1x। तो जो आपकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन आ गई है वो आपके पास क्या आ गई है, y hat is equal to b नॉट प्लस b1x। तो जबकि इसमें b नॉट आपके पास कांस्टेंट है, b1 आपके पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल या प्रिडिक्टेड वैल्यू आप कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाउ टू डिफाइन द रिग्रेशन लाइन। इक्वेशंस है आपके पास कि अब आपके पास जिसमें जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको बी नॉट कैसे फाइंड आउट करना है, बी वन कैसे फाइंड आउट करना है, तो वाई तो आप इनकी बेस पे फाइंड एक्स की वैल्यू की बेस पे फाइंड आउट करेंगे। जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो कांस्टेंट की वैल्यू है, रिग्रेशन कांस्टेंट्स आ रहे हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है बी वन, ये आपके पास यहाँ पे ये जो शेड है, b1 is equal to summation xi minus x bar into yi minus y bar divided by summation xi minus x bar का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, अगर आपके पास एस वाई और एस एक्स की वैल्यू दी हो तो आप फिर भी बी वन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर बी वन फाइंड आउट करने का क्या मतलब, किस तरह का मेथड है, आर इंटू एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स। ठीक है, और बी नॉट क्या है आपके पास, वाई बार माइनस बी वन इंटू एक्स बार। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है ये वैल्यूज बताएंगे कि बी नॉट बी वन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और बी नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूलाज दिए में, इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद आप बी वन और बी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आगे इनको क्या है, ये वेयर बी नॉट इज द where b naught is the constant in the regression equation, b1 is the regression coefficient, r is the correlation between x and y, xi is the x value of observation I, yi is the y value of observation I, x is the mean of x, y is the mean of y। आपका जो y है वो मीन ऑफ y, स्मॉल y इज द मीन ऑफ y है, एस एक्स इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है, एस वाई इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फिर एक बार रिपीट, बी वन आपके पास इक्वेशन आ रही है वो है समीशन एक्स आई माइनस स्मॉल एक्स बार, आप इस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। बी वन को आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपको एस वाई और एक्स एक्स की वैल्यू दी हो और आर कोरिलेशन की वैल्यू दी हो तो आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं। बी वन इज इक्वल टू आर स्टैटिक इंटू एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स। और बी नॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आपके पास बी वन की वैल्यू फाइंड होगी, यानी कि आप पहले बी वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन आप बी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस बी वन मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये आपके पास इक्वेशन है, और इक्वेशन लाइन आपके पास एस्टिमेटेड इक्वेशन लाइन क्या आ रही है, y hat is equal to b naught plus b1x। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन, properties of the regression line है when the regression parameters b naught and b1 are defined as described above, the regression line has the following property।
क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी रिग्रेशन लाइन की? नंबर 1 है आपके पास, द लाइन मिनिमाइजेस द सम ऑफ स्केयर डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, means the y values and the predicted value, the y hat values computed from the regression equation. The regression line path number 2 है आपके पास, the regression line passes through the mean of the x values and through the mean of the y values. Number 3 है आपके पास, the regression constant b naught is equal to the y intercept of the regression line. तो आपके पास x 0 होगा तो आपका y hat जो होगा वो b naught के इक्वल हो जाता है. लास्ट आपके पास है द रिग्रेशन कोफिशिएंट b1 इज द average change in the dependent variable for a 1 unit change in the independent variable x. It is the slope of the regression line. b1 को आप slope भी कहते हैं. b0 आपका रिग्रेशन कांस्टेंट है. b1 जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसका सेकंड, उसका आप स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं. कि एक एवरेज चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आएगा, तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट चेंज करेंगे, यानी कि एक यूनिट चेंज करने से क्या अफेक्ट आएगा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे. तो लीस्ट रिग्रेशन लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं. अब हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे पास कि हमने क्वेश्चन कैसे, जब क्वेश्चन आए तो उसको कैसे हमें सॉल्व आउट करना है. प्रॉब्लम नंबर 1 जो है हमारी एग्जांपल नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स -2 -1 इंटू 1 1 ऑर्डर्ड पेयर्स में, यानी कि x इसमें -2 है, y -1. फिर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है x1 एंड y1. नेक्स्ट है आपके पास x3 एंड y3 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है. अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फॉर द गिवन डेटा पॉइंट. आपने इसके लिए लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है. सेकंड क्या करना है आपने, बी plot the given points and the regression line in the same rectangular system of axes. फिर आपने इसको प्लॉट भी करना है. इसका सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स और वाई की. एक्स आपके पास जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स जो आपके पास क्वेश्चन में थे उसमें से आपने एक्स की वैल्यूज पहले लिखी -2 1 3. देन आपने वाई की वैल्यूज लिखी -1 1 एंड 2. इस वैल्यूज को हम लिख लेते हैं. ये आपके पास आ गया एक्स और वाई की वैल्यूज. अब आपने क्या किया, समीशन एक्स का फाइंड आउट किया. -2 1 और 3 को ऐड किया तो आपके पास जो समीशन एक्स बन रहा है वो है 2. इस तरह आपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट की. वाई की आपने वैल्यूज लिखी -1 1 एंड 2. जब आपने इसका सम किया समीशन वाई तो आपके पास वैल्यू आ गई 2. एक्स वाई के लिए आप क्या करेंगे, आप एक्स और वाई की वैल्यू को प्रोडक्ट है यानी कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे. -2 इंटू -1 आपके पास 2. देन 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6. फिर आपने एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया. एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9. इसका जब समीशन किया आपने आपके पास 14 आ गया, ठीक है. फिर अब आपके पास वैल्यूज हैं बी और ए की. अब आप क्या करेंगे, अब अबव फॉर्मूला को यूज करते हुए
आपने बी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाला, यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था ये समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। और एक ये भी एक ये भी फॉर्मूला आपके पास, आप इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, इससे भी। तो अब एन आपके पास क्या, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है आपके पास। एन आपने 3 पुट कर दिया इंटू समीशन एक्स वाई है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू है 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया आपके पास, माइनस समीशन एक्स 2 इंटू समीशन वाई 2, फिर डिवाइडेड बाय एन 3 है, समीशन एक्स स्क्वायर आपके पास 14 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, तो समीशन एक्स की वैल्यू का आप होल स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स कि आप 2 का स्क्वायर करेंगे। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 23 डिवाइडेड बाय 38, इसको हम देख लेते हैं। ये 3 इंटू 9 27 है, तो 27 माइनस 4, ये आपके पास 23 आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 4, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 38। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है बी की, 23/38। ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास है 1/n इंटू समीशन वाई माइनस ए समीशन एक्स। 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू समीशन वाई की वैल्यू 2 माइनस ए की वैल्यू, सॉरी यहाँ बी, यहाँ पे बी आएगा, माइनस बी, बी की वैल्यू आपने अभी ऊपर फाइंड की है 23 डिवाइडेड बाय 38 इंटू समीशन एक्स 2, इसको सॉल्व आउट करते हैं। 23 multiply by 2 divided by 38, तो ये 1.2 आ गया, 2 माइनस 1.2, इसको डिवाइडेड बाय 3, 0.26, तो 5/19 में आपको 0.26 की इक्वल आता है। आपके पास इस तरह हमने बी की और ए की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब आपने क्या करना है, ग्राफ तक रिग्रेशन लाइन बाय वाई इज इक्वल ए प्लस बी एक्स बाय द गिवन पॉइंट, आपको जो गिवन पॉइंट्स हैं उससे आपने ग्राफ बनाना है। आपके पास देखिए गिवन पॉइंट्स क्या थे, ये -2 -1 1 1 3 2, इससे आपने ग्राफ बनाना है। एक्स एक कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको कहते हैं आप, वो है आपका एक्स है, एक्स नेगेटिव, वाई वाई नेगेटिव, ठीक है, यानी कि एक्स की आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो दोनों पॉजिटिव होती हैं आपके पास। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है आपके पास उसमें आपके पास एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में आपके पास एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हैं। तो आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पॉइंट 1 1 आपको ऑर्डर्ड पेयर नजर आ रहा है, 5 तक इसमें किए, 5 और -5 तक लेके गया एक्स वाली, तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है 5 और -5 तक जो जा रही है वो हॉरिजॉन्टल लाइन वो एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन है 2, ये आपकी 2 और -2 ये आपकी वाई एक्सिस है आपके पास, ठीक है।
वन वन कैसे ड्रॉ किया, यानी कि एक्स पे भी वन हो और वाई पे भी वन हो, तो वहां पे उसने डॉट लगा दिया। फिर सेकंड पॉइंट था -2 -1, तो एक्स की वैल्यू यानी कि -2 होनी चाहिए, एक्स देखिए -2 लिया, और वाई जो है -1 होना चाहिए। ठीक। थर्ड है आपके पास 3 और 2 पॉइंट था, इसका मतलब था एक्स आपके पास 3 हो और वाई आपके पास 2 हो। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। और फिर इसको जब आपने ज्वाइन किया तो देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन क्या आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपके पास लीनियर रिग्रेशन चाहिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास the value of y and their corresponding values of y are shown in the table below। आपको y एंड x की जो वैल्यूज हैं वो टेबल पे दी है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू आपके पास है 0 1 2 3 4 और y की वैल्यू है 2 3 5 4 6, यानी कि x की वैल्यू 0 है तो y 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और आपकी y की वैल्यू जो 2 3 5 4 6 है। इसको यूज करते हुए आपने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट किया। जब आपको कहेंगे ना फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, अगर आपको क्वेश्चन नहीं लिखी हो, लिखा फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, तो आपने y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल भी आपको क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला इक्वेशन क्या होगी जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और सेकंड है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10, और आपने फिर ये पहले रिग्रेशन लाइन ए पार्ट में आपको कह रहे रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमने लास्ट एग्जांपल में पिछले एग्जांपल में हमने फाइंड आउट की बिल्कुल उसी तरह। सेकंड इसमें जो है वो क्या स्टेप है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एस्टिमेट करें वैल्यू ऑफ y को जब x आपके पास 10 के इक्वल है। तो पहले हम ए पार्ट फाइंड आउट करते हैं। पहले इसको टेबल की फॉर्म में हमने बना लिया। ठीक है, x और y को, x आपके पास क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 और y आपके पास है 2 3 5 4 6। आप उस फॉर्मूला को देखते हुए हमें एक्स वाई और एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। एक्स वाई आपके पास क्या है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 24। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, एक्स की वैल्यूज का आप स्क्वायर करेंगे। एक्स की वैल्यूज क्या है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। समीशन एक्स, आपने एक्स की वैल्यूज का जब प्रोडक्ट जब सम किया एक्स की वैल्यूज को, यानी कि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आ गई 10। इस तरह आपने वाई की वैल्यूज का सम किया 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 का, तो आपके पास समीशन वाई क्या आ गया 20। समीशन एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज का सम 3 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 49। एक्स स्क्वायर का सम करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 30। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हम इनको पुट करते हैं, ए एंड बी को हमने, अब नाउ कैलकुलेट ए एंड बी यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन फॉर्मूला फॉर ए एंड बी। ए का क्या है आपके पास एन समीशन एक्स वाई,
अब आप कैलकुलेट करेंगे ए एंड बी की बी को यूजिंग द लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन फार्मूला फॉर ए एंड बी। बी का फार्मूला आपके पास है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। अब एन आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5। अब एन की वैल्यू क्या डालेंगे, पुट करेंगे 5। समीशन एक्स वाई हमारे पास आया है 49, समीशन एक्स 10 है और समीशन वाई 20। इस तरह समीशन एक्स की वैल्यू 30 और समीशन एक्स जो हमारे पास 10 है उसका आप होल स्क्वायर करिए। फाइव मल्टीप्लाई बाय 49 और माइनस 200, ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू आ गई 45 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 100, ये आ गई 50। 45 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 0.9। तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई है, वो आपके पास आ गई है 0.9। इसी तरह आप ए फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू में आपने पुट किया 1/n में 1/5 इनटू समीशन वाई में 20 बी माइनस 0.9 माइनस बी समीशन एक्स का, तो माइनस 0.9 इंटू 10। इसको सॉल्व आउट करेंगे अब हम। तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.2। इस तरह आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई है और बी की वैल्यू भी आ गई। तो आपकी लीस्ट के रिग्रेशन लाइन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था। तो अब आपके पास इसको हम यूँ लिख लेते हैं, ए की वैल्यू आपके पास 2.2 है, 2.2 प्लस बी की वैल्यू 0.9 इंटू एक्स। अब आपके पास क्वेश्चन था कि बी पार्ट, ये तो ए पार्ट आपके पास हो गया ना, बी पार्ट में था कि आपके पास क्वेश्चन में कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। जब आपके पास x 10 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए आपके पास वैल्यू है 2.2 प्लस बी आपके पास 0.9 इंटू, अब एक्स की जगह क्योंकि उसने हमें कहा है कि आपकी एक्स अगर 10 हो तो फिर क्या वैल्यू, तो हम इसलिए एक्स की जगह हम 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हमने एक्स की जगह 10 सब्स्टिट्यूट किया तो 0.9 इंटू 10 9 हो गया, 9 प्लस 2.2 आपके पास इक्वल टू 11.2। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है, जो आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू थी वो आपके पास आ गई है 11.2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 5 randomly selected students took a math aptitude test before they began their statistics course. The department has 3 questions. What linear equation best predicts statistics performance based on math aptitude test? If a student made an 80 on the aptitude test, what grade would we expect her to make in statistics? How well does the regression equation fit the data?
अब रिग्रेशन इक्वेशन सबसे पहले फाइंड आउट करनी है आपने। टेबल में आपको पास x की वैल्यूज दी हैं और y की वैल्यूज सब लिखी हुई है, x और y। x है आपके पास 95, 85, 80, 70, 60। y आपके पास है 85, 95, 70, 65, 70। अब हम इसको दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला था ना समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, उससे कर रहे हैं। आपने अगर दूसरे से करना है समीशन एक्स वाई, तो उससे भी कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूला से करके ऐसे जो आपको इजीएस्ट वे लगे, जो आपको ज़्यादा इजी लगे, आप उससे कर लो। ठीक है, हमने समीशन एक्स वाई वाले से भी करके देखा, अब एक्स आई माइनस एक्स बार से भी कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले इसका मीन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले समीशन एक्स फाइंड आउट करेंगे, 95 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 को जब आपने सम किया तो आपके पास है 390। तो अब समीशन निकालने के लिए 390 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो आपके पास मीन क्या आ जाएगा, 78। तो मीन आपके पास यानी कि एक्स बार आपके पास आ गया है 78। अब आप एक्स आई माइनस एक्स बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, 95 माइनस 78, देखिए आपको 70, फिर 85 जो सेकंड वैल्यू है x की, 85 माइनस 17, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। अब सेकंड वैल्यू जो है हमारी, सेकंड वैल्यू जो x की है वो है 85। 85 माइनस 78 आपके पास आ जाएगा 7। इस तरह 80 माइनस 78 इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 70 माइनस 78, इसकी वैल्यू आएगी -8, क्योंकि आपके पास 70 की जो एक्स ऑब्जर्वेशन है वो स्मॉल है, स्मॉलर देन मीन है। नेक्स्ट आपके पास 60 माइनस 78, वैल्यू आपके पास आ गई -80। इसी तरह अब y पर जो है y की वैल्यूज आपके पास है 85, 95, 70, 65, 70। इसका सम आपने किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 385। इसका भी हम मीन निकालेंगे, 385 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास वैल्यू आएगी 77। अब आप 85 माइनस 77 करेंगे, 85 माइनस 77 8 है, 95 माइनस 77 18, 70 माइनस 77 माइनस 7 हो जाएगा, 65 माइनस 77 इज इक्वल टू -12, 70 माइनस 77 इज इक्वल टू -7। इस तरह आपके पास ये एक्स आई माइनस एक्स बार भी आ गया और वाई आई माइनस वाई बार भी आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेंगे, यानी कि जो भी आपके पास एक्स आई माइनस एक्स बार वैल्यूज आई थी, 17, 7, 2, -8, 8, 17 का हमने स्क्वायर किया, 17 आप स्क्वायर करेंगे, 289, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर आपके पास आएगा 64, और आपके पास फिर कौन सी वैल्यू है, 18 -18। अब -18 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आपके पास 18 का स्क्वायर करेंगे आप, -18 है तो -18 का स्क्वायर भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर में आपके पास सब स्क्वायर करके बाद जो भी टर्म्स आती हैं आपके पास पॉजिटिव आ जाती है। तो -18 का स्क्वायर 324 आ गया। फिर आपने सबको ऐड करना है, 289
प्लस 49 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 324, आपके पास क्या आ गई वैल्यू, इन सब का सम 730। इसी तरह हमने वाई आई माइनस वाई बार की जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी उनका सम किया 64 64 प्लस 324 प्लस 49 प्लस 144 प्लस 49, इन सब का सम किया आपने समीशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर का, आपके पास वैल्यू आ गई 630, ये हमने लिख ली। अब हमें एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार का भी चाहिए, क्योंकि ये भी फॉर्मूला में यूज हुआ है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट किया, हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार आपने वैल्यूज फाइंड आउट की थी ना, ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार है, इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है। 17 मल्टीप्लाई बाय 8, अब देखें आपके पास टेबल पे देखें 136 की वैल्यू आई है। तो आपने 17 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो आपके पास 136 आई। इसी तरह बाकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। सेवन मल्टीप्लाई बाय 18, 126, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 होगा, की वैल्यू आपके पास -14 आ जाएगी। फिर -8 इंटू -12 यानी कि पॉजिटिव में चला जाएगा, 8 इंटू 12 आपका 96, देन -18 इंटू -7 आपके पास क्या आ जाएगा 126। अब आपने इन सब का सम करना है, जो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट की, इनका सम करें। 136 प्लस 126 प्लस 96 माइनस 14 प्लस 126, आपके पास वैल्यू क्या आ गई 470, यानी कि समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार की वैल्यू क्या आ गई 470। अब आपने B1 जो फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू है आपके पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब आपने फर्स्ट जो पहले फाइंड आउट किया समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, उसको वैल्यू आपने लिखी 470 डिवाइडेड बाय समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो थी उसकी वैल्यू थी आपके पास 730 आई थी। आपने वो वैल्यू पुट की 470 डिवाइडेड बाय 730 which is equal to 0.644। अब बी नॉट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे y माइनस बी वन इंटू एक्स, वाई की वैल्यू आप 77, y आपके पास देखें क्या है, जो आपके पास मीन था ना वो इसमें पुट किया y बार माइनस बी वन इंटू एक्स बार, तो y बार की वैल्यू 77, b1 की आपने जो वैल्यू फाइंड आउट किया 0.644 वो पुट की, एक्स बार यानी कि जो मीन था आपने वो वैल्यू पुट की 78, आपने फिर इसको सॉल्व आउट किया 0.644
मल्टीप्लाई बाय 78, इसकी वैल्यू आ गई 50.232। अब 77 में से आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 77 माइनस 50.232, आपके पास 26.768 आपके पास बी नॉट की वैल्यू आ गई। तो आपने रिग्रेशन इक्वेशन जो है वाई हैट वो उसकी वैल्यू पुट करनी है 26.768 प्लस 0.644x, ठीक है। अब हमारे एग्जांपल में उसने कहा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल द स्टूडेंट स्कोर on the aptitude test. The dependent variables the student statistics grade. If a student makes 80 an aptitude test, the estimated grade would be. अब ये 80 कैसे आया आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, उसने सेकंड में कहा था if a student made an 80 on the aptitude test, what grade would be expect. 80 आपके पास था, तो अब आप इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, x की जगह 80 पुट किया, x पर आपने इक्वेशन लिखी y hat is equal to 26.768 plus 0.644x is equal to 26.768 plus 0.644 into 80। जब आपने 0.644 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 51.52। देन आपने 26.768 प्लस 51.52 किया, जब आपने इन दोनों को सॉल्व आउट किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 78.288। ये आपके पास वाई हैट की वैल्यू है। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। पहले अभी हमने पढ़ा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन, या लीनियर रिग्रेशन आप कह सकते हैं, जो सिंपल रिग्रेशन है वो उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे, आपने एग्जांपल्स किस तरह एग्जांपल से फाइंड आउट किया। अब आपके पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर स्क्वायर से। ये जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है ये की आउटपुट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस होता है। It is interpreted as the proportion of the variance in the dependent variable that is predictable from the independent variable। ये proportion होती है वेरिएंस की इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। अब आगे पॉइंट्स देख लेते हैं हम कि जो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है जिसको हम आर कैपिटल आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं वो रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू वो 0 से 1 तक होगी। सेकंड पॉइंट है आर स्क्वायर एंड कैपिटल आर स्क्वायर या कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन ऑफ 0 मीन दैट डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपके पास आर स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मीनिंग है कि अगर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर 0 है तो डिपेंडेंट वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट मीन अगर आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू कोई कहते हैं 0 तो क्या है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रिडिक्ट कर सकते हैं उससे, तो आप लिखेंगे कि आर स्क्वायर बिकॉज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसकी वैल्यू रेंज इज फ्रॉम 0 to 1 है, तो अगर पहले 0 को तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर 0 हो तो फिर क्या है, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 हो इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की 1 वैल्यू होगी, 0 मिनिमम वैल्यू है और 1 जो है इसकी हाईएस्ट वैल्यू है। आर स्क्वायर 1 है तो इसका मतलब है इट मीन्स कि डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी प्रिडिक्टेड विदाउट एरर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को विदाउट एन एरर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब
ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू 0 या 1 हो, इन बिटवीन भी आ सकती है आपकी 0, आर स्क्वायर की वैल्यू 0 एंड 1 के। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू इन बिटवीन आ गई 0 एंड 1 तो फिर क्या होगा? An R square between 0 and 1 indicates the extent to which the dependent variable is predicted. फॉर एग्जाम्पल आपकी आर स्क्वायर जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो 0.1 आ गई। तो इसका मतलब है इट मीन कि 10% ऑफ द वेरिएंस इन द y इज प्रिडिक्टेबल फ्रॉम x। आप 10% y को प्रिडिक्ट कर सकते हैं x से। अगर y आपके और अगर आपके पास आर स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 0.2 आ गया है तो इट मीन्स कि 20% जो है वो प्रिडिक्टेबल। इसी तरह 0.5 आ गया तो इसका मतलब 50% चांसेस है प्रिडिक्टेबल होने के। 0.7 है तो 70%, 0.8 होगा 80%, इस तरह से आपके पास चांसेस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास कि हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को कैसे फाइंड आउट करना है। Whenever we use a regression equation, we should ask how well the equation fits the data. हमने रिग्रेशन इक्वेशन तो फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आता है कि आपकी इक्वेशन कैसे फिट होती है डेटा पे। इसको चेक करने का वन वे जो आपके पास है, वन वे टू सक्सेस फिट इज टू चेक द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम गिवन फॉर्मूला से कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आपका वन वे, अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन दी है और उसको बाद में कहा है कि आपने असेस करना है कि हाउ इट फिट्स द डेटा, तो आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितने असेस की फिट हुई है डेटा। आर स्क्वायर का फॉर्मूला है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय summation xi minus x bar into yi minus y bar divided by sigma x into sigma y whole square। जबकि आपके पास कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यूज्ड टू फिट डेटा। समीशन, ये सिग्मा का साइन जो है आपके पास समीशन का सिंबल है, इट मीन सम होता है। xi जो है इज द वैल्यू, x वैल्यू फॉर ऑब्जर्वेशन i है, x आपके पास इसमें मीन ऑफ द x वैल्यू है, yi is the y value for observation of I है, y is the mean value y value, sigma x आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और सिग्मा y है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब हमने जो अभी लास्ट एग्जांपल अभी हमने ऊपर यहाँ पे एग्जांपल ये जो की थी ये वाली, इससे हम आर स्क्वायर, इसी डेटा से हम आर स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसका थर्ड पार्ट जो है हाउ वेल डज द रिग्रेशन इक्वेशन फिट द डेटा, ये भी आपका इससे हो जाएगा। ठीक, इसको हम करते हैं। पहले हमने सिग्मा एक्स जो था कंप्यूटेशन के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आपके पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो है आपके पास क्या था 730 एक्स वैल्यू 730 डिवाइडेड बाय 5
विच इज इक्वल टू 146। आपने 146 का 730 डिवाइडेड बाय 5। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो आप 146 का स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12.083। इसी तरह सिग्मा वाई को फाइंड आउट करना आपने, तो समीशन वाई आई माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। 630 डिवाइडेड बाय 5, 126, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11.2249 है, तो आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया तो 11.225 आपके पास वैल्यू आ गई सिग्मा वाई की, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब हम इसमें फॉर्मूला जो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एन, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। इसकी वैल्यू आपने ऊपर फाइंड आउट की थी 470, आपने वो पुट कर दी समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार की वैल्यू 470 पुट की, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स की वैल्यू आपने अभी कंप्यूट की है, वो है 12.083 इंटू 11.225 और फिर होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। 12.083 मल्टीप्लाई बाय 11.225, इसकी वैल्यू क्या आई आपके पास 135.632, ये वैल्यू आ गई आपके पास। और 470 डिवाइडेड बाय 5 की वैल्यू आ गई है 94, यानी कि 94 डिवाइडेड बाय 135.632। अब 94 को आप डिवाइड करेंगे 135.632 से, 94 डिवाइडेड बाय 135.632, वैल्यू आ गई 0.693। इसका होल स्क्वायर किया आपने, फॉर्मूला में लिखा था, जब आपने इसका स्क्वायर लिया 0.693 का, आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.48। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आई है 0.48। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू जो है 0.48, ये आपको क्या बता रही है, ये हम लिखते हैं। A coefficient of determination equal to 0.48 indicates that about 48% of the variation in statistics grade, यानी कि जो dependent variable statistics grade है, can be explained by the relationship to math aptitude test। math aptitude test आपका independent variable है, this would be considered a good fit of the data in the sense that it would substantially improve an educator's ability to predict student performance in statistics class। यानी कि 48% आपका जो डेटा है, जो उस डेटा में वेरिएशन है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएबल की वेरिएशन है, वो एक्सप्लेन हो सकती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। इट मीन्स कि आप 0.48 आएगा, उसको आपने फिर परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आपके पास 48% में कन्वर्ट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। तो 48% जो आपके पास है वेरिएशन जो आपके पास आ रही है डेटा में, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 48% को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वैल्यू। तो हमारा जो थर्ड पार्ट था जिसमें हमें एक कहा गया था कि हाउ वेल डज द रिग्रेशन इक्वेशन फिट द डेटा। तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि हाउ वेल डज द रिग्रेशन इक्वेशन फिट द डेटा, तो
आप क्या किस तरह बता सकते हैं, आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उस आर स्क्वायर से फिर आप बताएंगे कि आपका जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो कैसे ना फिट हुआ डेटा में। अब हमारे पास एग्जांपल है कि द नंबर ऑफ रोजेस एंड द नंबर ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स are noted every week at a garden during an observation. The observation readings of 4 successive weeks are as follows. Compute the coefficient of determination. आपने coefficient of determination find out करना है। रोज आपको दिए हुए हैं 2, 4, 3, 1 और ट्यूलिप है आपके पास फ्लावर 6, 2, 5, 3। अब आपने इसके लिए इसका क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का, और फिर अब हम इसका टेबल बनाते हैं, कौन कौन से हमें वैल्यूज चाहिए वो फाइंड आउट करते हैं। आपके पास पहले ही है x, सेकंड y आपको चाहिए, थर्ड आपको चाहिए x i माइनस x बार। x बार को हम अब इसमें x से डिनोट करें। फिर आपके पास है y i माइनस y बार को इसमें हम y से डिनोट करें, ठीक है। ये आ गया, और नेक्स्ट आपको चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। तो ये कॉलम्स आपने बना लिए। अब एक्स की वैल्यूज आप पुट करते हैं 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, और y की वैल्यू क्या है 6, 2, 5, 6, 2, 5, 3। यहाँ पे रोल कर देते हैं। यहाँ पे आपका सम आ जाएगा सारा। एक्स की वैल्यूज क्या है उनका सम करते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 3, तो ये 3 प्लस 1 4 हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तो आपके पास जो समीशन एक्स आ गया है वो क्या आ गया है 10। यहाँ पे समीशन की वैल्यू समीशन एक्स आपके पास आ गया 10 के ऊपर। इसी
तरह समीशन y इज इक्वल टू यहाँ पे आपको चाहिए समीशन y फाइंड आउट करते हैं। 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 आपकी वैल्यू क्या आ गई? 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 16 आपके पास वैल्यू आ गई समीशन x की 10, समीशन y आपके पास आ गया 16। समीशन x जो मीन है, मीन ऑफ x, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? 10 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है आपका? 1 2 3 4, 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5। मीन ऑफ x है आपके पास 2.5। इसी तरह मीन ऑफ y, मीन ऑफ y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4। मीन ऑफ x आपके पास 2.5 आ गया, मीन ऑफ y आपके पास 4 आ गया। अब फाइंड आउट करते हैं हम x i माइनस एक्स बार। x i माइनस एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे? 2 माइनस 2.5 विच इज इक्वल टू माइनस 0.5, 4 माइनस 2.5 1.5, 3 माइनस 2.5 0.5, 1 माइनस 2.5 माइनस 1.5। इसी तरह y माइनस y बार की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 6 माइनस 4 आपके पास 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। ये आ गया। अब आपने एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार कैसे फाइंड आउट करना है? एक्स आई माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आई है उसको आपने वाई आई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 1 माइनस है तो माइनस 1 होगा साथ, 2 इंटू 1.5 2 इंटू 1.5 जो है वो 3 हो गया, 2 इंटू 1.5 3 है, साइन है तो माइनस 3, नेगेटिव भी साथ है। 0.5 इंटू 1 0.5, माइनस 1 इंटू माइनस 1.5 1.5 हो जाएगा। अब आपने इन सबको ऐड करना है।
और वैल्यू लिखनी है। ये जो कॉलम आपका जो ये हाईलाइटेड है, इसको आपने ऐड करना है। -1 -3 प्लस 0.5 प्लस 1.5 आपके पास आ गया इक्वल टू -2। अब आप फॉर्मूला में देखें आपको और क्या चीज चाहिए। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार तो हमने फाइंड आउट किया। अब सिग्मा एक्स चाहिए। सिग्मा एक्स का हमने क्या यहाँ पे लिखा, ये वैल्यूज डालेंगे हम सिग्मा एक्स के लिए। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए। हमें एक और कॉलम बनाना है। इसी तरह अगर समीशन वाई आई माइनस वाई बार का भी चाहिए होगा। वाई आई माइनस वाई बार का ही बना लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू जो हमने इस कॉलम में जो शेडेड है ये फाइंड की थी, इसका हमने स्क्वायर लेना है। -0.5 का जो है स्क्वायर है वो 0.25 के इक्वल होगा। 0.25। नेक्स्ट आपके पास है 1.5। 1.5 का स्क्वायर है आपके पास 2.25। फिर 0.5 का स्क्वायर 0.25 आ गया आपके पास। तो -1.5 का स्क्वायर 2.25। इन सब का हमने स्क्वायर किया 0.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 5। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसी तरह समीशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर फाइंड आउट करें। 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 तो 4 + 4 8 9 10। अब बस समीशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर की वैल्यू आ गई इक्वल टू 10 इक्वल टू 10।
अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन 4 हैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 4, उसका बाद इसका स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 1.25 और देन स्क्वायर रूट आप उसका करेंगे तो 1.1, आपके पास आता है 1.1। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ताकि बार-बार अब आप इसमें समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर की जो वैल्यू है आपके पास 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 क्यू और टी 10 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं पहले। 10 डिवाइडेड बाय 4 है आपके पास 2.5, 2.5 2.5 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, 2.5 का आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.58। तो सिग्मा एक्स भी आ गया आपके पास, सिग्मा वाई भी आ गया। अब आपने इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। ये जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला था इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 1 divided by n means 1 divided by 4, summation xi into xi minus x bar into yi minus y bar की वैल्यू है -2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आई आपके पास 1.1 इंटू 1.58 का स्क्वायर, वन डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू है 0.25 इंटू -2,
डिवाइडेड बाय 1.1 into 1.58, solve करेंगे 1.738 आर स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.25 multiply by 2, 0.5 divided by 1.738 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.5 divided by 1.738, 0.2876, 0.2876 इसका आप स्केयर करेंगे। अब इसका आपने स्केयर किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.08, 0.08 आपके पास वैल्यू आई आर स्केयर की। इट मीन 80% आपका जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आप इंडिपेंडेंट, उसमें जो वेरिएशन है वो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ये दो चीज़ें आज हमने की, लीनियर रिग्रेशन में है, लीनियर रिग्रेशन किया विद एग्जांपल, उसको कैसे वो फिट कर होता है डेटा में, कितना सूटेबल फिट होता है, यानी उसको हम किससे असेस कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की हमने एग्जांपल की और उससे हमने फाइंड आउट किया। ये आज का हमारा लेक्चर है।